Hello everyone. Now we are going to start with the topic advantages of preference shares में from investor shareholders point of view. Okay. Investors get a more stable and regular dividend before the payment of equity dividend and rate of dividend is fixed. प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेज फ्रॉम द शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि उनको एक रेगुलर एंड फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, मतलब उनको पता होता है कि हाँ उनको इतना डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा, बिकॉज रेट भी फिक्स्ड होता है. द रिस्क इन्वॉल्व कंपैरेटिवली लेस होता है दैट एज कम्पेयर टू इक्विटी शेयर्स में ज़्यादा रिस्क होता है. ओके, बिकॉज इक्विटी शेयर्स पे होते हैं ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. ओके, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन एक्सेप्ट टू गेट बैक दर इन्वेस्टमेंट आफ्टर अ सर्टेन टाइम पीरियड. प्रेफरेंस शेयर्स को इन्वेस्टमेंट मिल जाती है कुछ समय के बाद. ओके, बिकॉज बट द प्रेफरेंस शेयर्स कैनॉट बी इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर दैन, बिकॉज प्रेफरेंस शेयर्स मोर दैन 20 ईयर्स से ज़्यादा इशू नहीं हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑल्सो एक्यूमुलेट. जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मैंने आपको बताया था टाइप होता है जिसमें अगर एक साल आपको डिविडेंड नहीं पे किया जाएगा तो अगले साल आपको वो डिविडेंड मिलेगा, तो वो एक्यूमुलेट होता रहता है. ओके, डिसएडवांटेज क्या है प्रेफरेंस शेयर का कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से? कॉस्टली सोर्स. प्रेफरेंस शेयर ज़्यादा कॉस्टली होते हैं दैन दैट ऑफ द डिबेंचर्स. अगर आप इक्विटी शेयर से कंपेयर करोगे तब इक्विटी शेयर ज़्यादा कॉस्टली है, लेकिन अगर आप डिबेंचर से कंपेयर करोगे तब प्रेफरेंस शेयर्स सस्ते हैं डिबेंचर्स से, सॉरी कॉस्टली हैं डिबेंचर्स से अगर आप डिबेंचर से कंपेयर करोगे. हाँ, लेकिन अगर इक्विटी शेयर से कंपेयर करोगे तो फिर कंपैरेटिवली सस्ते हैं. ओके, द प्रेफरेंस डिविडेंड इज़ नॉट डिडक्टेबल फॉर टैक्स पर्पस. इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता, आपको पता ही है इतना. तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट निकलता है उस पर टैक्स लगता है ना. तो अगर आप टैक्स लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता है ना, तो फिर आपको टैक्स भी कम लगता है. लेकिन अगर प्रेफरेंस डिविडेंड आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिखते हो, ओके, तो आपका जो प्रॉफिट है वो लेस नहीं होता. अगर आपका प्रॉफिट लेस नहीं होता है तो आपको टैक्स ज़्यादा लगता है, तो इसलिए ये इसका बेनिफिट नहीं मिलता है प्रेफरेंस शेयर्स में. ओके, परमानेंट बर्डन. द डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज़ टू बी पेड एट अ फिक्स्ड रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स. उनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है, इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं है. लेकिन ओके, when the company incurs loss the burden of dividend is high, स्पेशली इन केस ऑफ क्यूमुलेटिव. मतलब क्यूमुलेटिव में तो ये होता है कि आपका कैरी होता जाता है, अगर एक साल नहीं मिला तो अगले साल तो मिलना ही है, कैरी होता जाएगा जब तक आपको वो मिल नहीं जाएगा. तो इसका ये होता है. लीगल फॉर्मेलिटीज़. जो रिडम्पशन ऑफ रेफरेंस शेयर्स के लिए इट इन्वॉल्व सेवरल लीगल रिस्ट्रिक्शन. बहुत लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. लो अपील. इन्वेस्टर्स को लो अपील होता है बिकॉज द रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स प्रेफर इक्विटी शेयर्स. क्योंकि जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो इन्वेस्टर्स रिस्क लेना चाहते हैं वो इक्विटी शेयर्स प्रेफर करते हैं. इक्विटी शेयर्स में हाई रिटर्न होता है तो वो ज़्यादा अपीलिंग होता है. ऑल दो रिस्क उसमें ज़्यादा होता है लेकिन वो अपील ज़्यादा करते हैं बिकॉज उसमें रिटर्न भी ज़्यादा ही होता है. दैट इज़ वाई जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनको कम अपीलिंग, कम अट्रैक्टिव लगता है प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से द लैक ऑफ वोटिंग राइट. प्रेफरेंस शेयर्स में आपको वोटिंग राइट नहीं मिलते, मतलब मीटिंग में आप बोल नहीं सकते कुछ भी. ओके, फेयर ऑफ बीइंग शोन द डोर. प्रेफरेंस शेयर्स को आप रिडीम कर सकते हो. ओके, द कंपनी रेजेस कैपिटल फ्रॉम व्हेन इट इज़ बैडली इन नीड ऑफ फंड्स. कंपनी कैपिटल तब रेज करती है जब उसको फंड्स की ज़रूरत होती है, बट अगर उसका पर्पस पूरा हो जाए तब उसकी मनी वो वापस दे देती है. कुछ उसमें फिक्सेशन नहीं कितने टर्म तक रखना ही है, जब उसका मनी उसका नहीं नीड होती तब वो वापस कर देती है. ओके, नो कैपिटल एप्रिसिएशन. कि इसमें प्राइस वगैरह प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कुछ नहीं होता कि प्राइस बढ़ा, जैसे इक्विटी शेयर में प्राइस बढ़ता है तो आपका फ़ायदा होता है, वैसे ही प्रेफरेंस शेयर्स में उल्टा है, ऐसा कुछ नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर्स में कि आपका प्राइस बढ़ रहा है शेयर का तो फ़ायदा हो रहा है. ओके, ऐसा कुछ नहीं है. नो गारंटी ऑफ डिविडेंड. इसमें कोई डिविडेंड की गारंटी नहीं होती है क्योंकि पहले आपको डिबेंचर्स को, हाँ अगर इक्विटी से कंपैरिजन करोगे तब तो ऑब्वियसली इक्विटी को पहले दिया जाता है, लेकिन अगर आप बाकी डिबेंचर देखो तो पहले डिबेंचर को पेमेंट होती है, फिर जो बचता है उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को पेमेंट होती है, और फिर जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट
बचता है आपका प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस कर प्रॉफिट से, वो आपका शेयर होल्डर्स को जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। लेकिन सबसे पहले तो डिबेंचर्स का देखते हैं ना, क्योंकि डिबेंचर्स ज़्यादा प्रायोरिटी, उनको सबसे पहले पेमेंट की जाती है। उसके बाद अगर बचता है कुछ तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर देन इक्विटी शेयर्स। ओके, इसमें आपको अच्छे से दिया है, ये आप कर सकते हैं रीड। Preference shares are unpopular due to low rate of return, uncertainty as to its payment and absence of voice in the management। मतलब voice in the management मतलब कि आपको वो voting rights नहीं मिलते हैं। Okay, however the preference shares may be यूजफुल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी। किस केस में होगा यूजफुल सोर्स? व्हेन द एसेट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल एज अ सफिशिएंट कोलैटरल सिक्योरिटी। क्योंकि डिबेंचर्स में देखो ऐसा होता है, आपको सिक्योरिटी मॉर्गेज करनी ही पड़ती है। तो प्रेफरेंस शेयर्स यूजफुल तब होते हैं जब आपके पास कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं है खास। ओके, तो ये बेनिफिट होता है। When higher interest will have to be paid by the issuing debentures। अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है डिबेंचर्स का तब प्रेफरेंस शेयर्स बेनिफिट में आते हैं, तब आप प्रेफरेंस शेयर्स ले सकते हो क्योंकि इंटरेस्ट अगर ज़्यादा है डिबेंचर्स का। When companies promoters want to retain control। जब प्रमोटर्स को कंट्रोल रिटेन करना है विदाउट क्रिएटिंग फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एज टू पेमेंट। मतलब देखो डिबेंचर्स में ये प्रॉब्लम होती है कि पे करना ही पड़ता है, और इक्विटी शेयर्स में ये होता है कि आपका कंट्रोल और लोगों के भी हाथ में जाता है, प्रेफरेंसेस बीच के होते हैं, उसमें दोनों चीज़ें एडवांटेज होता था। उसमें ऐसा होता है कि आपको कंट्रोल भी नहीं मिलता है और फिक्स्ड कोई कंफर्मेशन भी नहीं कि हाँ देना ही देना है। अगर बचता है डिबेंचर्स को पे करने का तब देना होता है, वरना ऐसा कुछ नहीं कि देना ही है। ओके, when the company needs funds for medium term it can issue redeemable preference shares। अगर कम टाइम के लिए मीडियम टर्म के लिए चाहिए तो इट कैन इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड एज बोनस फॉर इंक्रीजिंग द सेल ऑफ अदर शेयर्स। हम प्रेफरेंस शेयर्स को एज अ बोनस भी दे सकते हैं ताकि जो बाकी शेयर्स की जो सेल है वो इंक्रीज़ हो जाए। ओके, फिर आता है डिफरेंस। ये मैं आपको अलग से अच्छे से एक वीडियो या मैं शॉर्ट्स इसके बनाकर आपको एक्सप्लेन कर दूंगी इसका डिफरेंस। ओके, देन कम टू बोनस शेयर्स और बोनस इशू। ओके, इसका ये मतलब होता है जो भी आपकी कंपनी में रिजर्व्स हैं वो आपके कैपिटल में कन्वर्ट होते हैं। जो भी आपकी कंपनी में प्रॉफिट पड़ा हुआ है पुराना पास्ट ईयर्स का जो आपका एक्यूमुलेटेड है उसको आप कैपिटल में कन्वर्ट करते हो, वो कैपिटल के तहत इशू करते हो, मतलब कैपिटल के फॉर्म में इशू करते हो। ओके, शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कोई कॉस्ट नहीं होती है, किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, कंपनी के पास पैसा होता है वो उसको बस क्या है कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है। ओके, तो कोई मनी देने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, समटाइम्स अ कंपनी में हैव अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। कुछ प्रॉफिट्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, वो एक रिजर्व के फॉर्म में अपने पास रखती है, तो वही उससे वो कैपिटल इशू करती है। ओके, which is default to distribute among its shareholders. Instead of distributing these profits as dividend, the company issues fully paid shares to them free of charge। और ये शेयर्स उनके नाम पर होते हैं, ये शेयर्स उनको मिलते हैं, जो कैपिटल है वो शेयर्स में डिवाइडेड होता है, तो ये जो शेयर्स हैं वो उनके नाम पर होते हैं। इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग, जो इनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग का रेशियो होता है उसी रेशियो में उन लोग को मिलते हैं शेयर्स। दे आर बोनस शेयर्स। इशू ऑफ बोनस शेयर्स इज ऑल्सो नोन एज बोनस इशू और कैपिटलाइजेशन ऑफ द कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और उसके कैपिटलाइजेशन मतलब कैपिटल के तहत कैपिटल के फॉर्म में होता है ना बोनस इशू। ओके, तो ये मतलब होता है। ओके, अ कंपनी मस्ट कंप्लाई विद द फॉलोइंग कंडीशंस। ये कुछ कंडीशंस हैं, इनसे कंप्लाई करना होता है तभी आप इशू कर सकते हो। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी मस्ट ऑथराइज, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जहाँ रूल्स लिखे होते हैं वो ऑथराइज करना चाहिए इशू ऑफ बोनस शेयर्स। इट हैज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथराइज इन द जनरल मीटिंग। जो इट हैज़ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड बीन ऑथराइज इन द जनरल मीटिंग, उसमें ऑथराइज होना चाहिए, जनरल मीटिंग शेयर होल्डर के बीच में होती है। इट हैज़ नॉट डिफॉल्टेड इन द पेमेंट और इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स डिपॉजिट्स और डेट सिक्योरिटीज़। जो डिबेंचर्स उनके पास हैं या कुछ डेट या फिक्स डिपॉजिट है उसके इंटरेस्ट की पेमेंट या प्रिंसिपल की पेमेंट में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। और जो पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज़, जो एम्प्लॉयज़ को पैसा देना है, मतलब जो उनके प्रोविडेंट फंड एंड ये सब उनको मिलती नहीं है बेनिफिट्स, प्रोविडेंट फंड और ये सब, तो उसमें कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। ओके, द पार्टली पेड अप शेयर्स इफ़ एनी आउटस्टैंडिंग ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट आर मेड फुल्ली। जो पार्टली पेड हैं शेयर्स उनको फुल्ली पे अप कर दिया है, मतलब जो पार्टली पेड हैं बाय द शेयर होल्डर्स उनको फुल्ली पेड अप कर दिया है
ठीक है, इट शैल नॉट बी इंश्योर्ड इन द लिeu ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के अगेंस्ट में इशू नहीं होना चाहिए, अलग से होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप डिविडेंड आपको देना है तो उसके बदले आप बोनस शेयर इशू कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। इट शुड बी मेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स के अगेंस्ट होना चाहिए, द रिजर्व क्रिएटेड बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट और विदाउट अक्रूवल ऑफ केस रिसोर्सेज आर नॉट कैपिटलाइज। जब आप फिक्स एसेट को रीवैल्यू करते हो तो उससे जो रिजर्व क्रिएट होता है उसका यूज़ करके आपको नहीं करना है, मतलब कैपिटल इशू, क्योंकि वो तो एक मतलब एक्चुअल में आपको कोई उससे पैसा थोड़ा ना मिला। अगर आपका फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ गई है तो आपको उससे कुछ अमाउंट थोड़ा ना मिली है, वो तो वैल्यू बढ़ गई है, तो वो आपका इट इज़ नॉट रियलाइज्ड इन कैश, तो इसलिए वो आपका वो रिजर्व का यूज़ करके कैपिटल इशू नहीं किया जाएगा। ओके, नाउ कम्स टू राइट शेयर्स, सॉरी ये एक पॉइंट रह गया पैराग्राफ। द बोनस इशू कैनॉट बी मेड अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 12 months फ्रॉम द एनी पब्लिक और राइट इशू। ओके, एंड देर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन एज टू द टाइमिंग ऑफ वन बोनस इशू एंड अनदर, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टाइमिंग ऑफ वन बोनस इशू एंड कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं। द बोनस इशू शुड बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे उससे 6 months के अंदर अंदर इशू होना चाहिए। एंड द कंपनी हैज़ नो ऑप्शन ऑफ चेंजिंग दैट डिसीजन, कंपनी के कोई ऑप्शन नहीं होता है, जब एक बार उसने डिसीजन ले लिया तो चेंज नहीं हो सकता। द इशू ऑफ बोनस shares, the SEBI has issued guidelines for the capitalization of reserves and the issue of bonus shares. SEBI ने कुछ guidelines रखी हैं for capitalization of reserves and issue of bonus shares. Okay, SEBI की कुछ guidelines हैं, मतलब conclusion ये है। Now comes to right shares or right issue. A public company limited by shares may at any time, जो public company है वो limited by shares है, may at any time increase its subscribed capital by issuing the new shares, but the directors of the company cannot offer the new shares to any person at their discretion. Section 62 of the Companies Act provides that whenever a company proposes to increase subscribed capital through a further issue of shares, it would offer such shares to the existing. Right shares का ये मतलब होता है कि आप अपने existing shareholders को shares offer करते हो at a discount, मतलब कम प्राइस में। इसका यही मतलब होता है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं आप पहले उनसे पूछते हो, क्योंकि वो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स होता है, पहले उनसे पूछते हो, अगर उनको नहीं इशू मतलब करना है, मतलब नहीं सब्सक्राइब करना है, तो आप फिर पब्लिक को इशू करते हो ये वाले शेयर्स, लेकिन पहले आप उससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछते हो। एंड अगर आपके राइट शेयर्स जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वो मान जाते हैं तो उनको राइट शेयर्स कहते हैं, और अगर वो लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब अगर आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो आप फिर पब्लिक को इशू कर देते हो। लेकिन राइट शेयर्स आप तभी वर्ड यूज़ करोगे राइट शेयर्स अगर आपका जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने पब्लिक को इशू कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अलग से फिर शेयर्स इशू करना पड़ेगा, और उनको राइट शेयर्स नहीं बोला जाता है। फाइन, उनको एक राइट ऑफ प्रीएम्पशन मिलता है, उसको बोलते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मिलता है एट लेस दैन द मार्केट वैल्यू। ओके, the offer of a right share shall be made by notice specifying the number of shares offered. The notice shall be given. यह सब अपने आप रीड कर सकते हो, इसमें डेट्स वगैरह दिए, ये सब आपको अच्छे से करके जानी है। ओके, इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है, इसमें बस यही लिखा है कि कितना इशू करना है, कितने टाइम तक करना है। जैसे द नोटिस शैल बी गिवन एट लीस्ट 30 days फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, इफ द ऑफर इज़ नॉट एक्सेप्टेड विद इन दैट पीरियड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिनाइड। ओके, नाउ कम टू द कंपनी, ये वाला पॉइंट्स। अ कंपनी नीड नॉट ऑफर फर्दर शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन द फॉलोइंग। कुछ केसेस में आपको नहीं ऑफर करना है। फर्स्ट वाला, व्हेन एन इशू इज़ बीइंग मेड विद इन 2 years ऑफ फॉर्मेशन, अगर फॉर्मेशन अभी हुआ है कंपनी का, विद इन 2 years आप कर रहे हो, और विद इन 1 year ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट, मतलब पहली जो अलॉटमेंट हुई है शेयर्स की उसके विद इन 1 year विच एवर इज़ अर्लियर, इसमें से कोई भी जो अर्लियर हो। Where a special resolution is passed by a company in the general meeting, providing the shares need not be offered to the existing equity shareholders. Where a special resolution is passed by the company in general meeting providing shares, एक special resolution pass हुआ general meeting में कि existing shareholders को shares नहीं मिलेंगे. Where the company pass an ordinary resolution and gets the approval of the central government.
जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कंपनी पास करती है और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता है फॉर नॉट ऑफरिंग द फर्दर शेयर्स की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स ना ऑफर किए जाएँ, ओके, तो नहीं किए जाएंगे. द सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव इट्स अप्रूवल टू द प्रपोजल ओनली इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल. कंपनी के लिए अगर बेनिफिशियल होगा तभी सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल देगा, वरना नहीं देगा. वेयर ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डिक्लाइन. जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर डिक्लाइन कर देते हैं ऑफर, तो मैंने आपको बताया था कि राइट शेयर्स तो नहीं इशू होंगे. राइट शेयर सिर्फ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू करे जा सकते हैं, और राइट शेयर्स तभी बोला जाएगा जब एग्जिस्टिंग शेयर्स को होल्डर्स को इशू किए गए हैं. फाइन. A private company or a deemed private company which retains the restrictive clauses of private company in the articles need not offer to the existing shareholders. However, the issue of right shares will take place in accordance with the guidelines of Securities and Exchange Board of India. इसका मतलब अगर प्राइवेट कंपनी के जो क्लॉज है आर्टिकल में, उसमें अगर लिखा है कि नहीं इशू कर सकती है, तो वो नहीं इशू कर सकती है. ओके. एंड द इशू ऑफ राइट शेयर्स विल टेक प्लेस इन अकॉर्डेंस विद सेबी. जो सेबी ने कहा है उसे ही अकॉर्डिंगली शेयर्स इशू होंगे. ओके. अब ये जो डिफरेंस है ये मैं आपको अच्छे से एक अलग वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी. ओके. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.